हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा था कि आपको पढ़ाऊंगी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, सक्सेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोलॉजिकल सक्सेशन को अफेक्ट करते हैं, और क्लाइमेक्स क्या, कम्युनिटी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे, शायद इससे थोड़ा कम भी रहे पर पूरा कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, पहले यहाँ से आप ध्यान दे लेंगे। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन मीन्स when one thing is replaced by the other and the process is continued till a final stage is reached. सक्सेशन क्या होता है? जब एक हम बोलते हैं ना, हम सक्सेसर हैं। सक्सेसर हैं मतलब अपनी पिछली पीढ़ी के आगे आए हैं, सक्सेसर है ना। तो जो सक्सेशन क्या होता है? जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस किया जाता है और वो रिप्लेसमेंट चलता रहता है जब तक कोई फाइनल स्टेज ना आ जाए। तो हमारा तो सक्सेशन नहीं हुआ है ना अभी तक, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी, ठीक है। तो सक्सेशन का मतलब होता है जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर दिया जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक फाइनल स्टेज जो है वो नहीं पहुंचता। जो टर्म थी सक्सेशन वो दी थी सबसे पहले हल्ट ने, और he was the first to recognize that a relatively large number of pioneer plant communities give way to a comparatively small number of relatively stable communities. ठीक है, तो हल्ट ने टर्म दी सक्सेशन की और उन्होंने ही बताया कि जो बड़े बड़े बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ जो होते हैं, पाइनियर प्लांट्स होते हैं, बाद में पहले वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, है ना, बाद में वो बड़ी बड़ी स्टेबल कम्युनिटीज़ को मतलब आगे बनाएंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पाइनियर प्लांट होंगे, पहले छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जिनसे अल्टीमेटली हमें बड़े बड़े प्लांट्स पर छोटा, कंपेरेटिवली स्मॉल, बड़े प्लांट्स का नंबर स्मॉल होता है, छोटे प्लांट्स का नंबर ज़्यादा होता है, बट बड़े प्लांट्स का नंबर छोटा होगा बट वो स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि प्लांट काफ़ी टाइम तक, जो बड़े बड़े प्लांट बड़े लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। तो हल्ट ने ही बताया कि छोटे छोटे पाइनियर प्लांट्स होते हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, बाद में वो जो कम नंबर के और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, बट वो रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटीज़ होंगी, और स्टेबल कम्युनिटी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज इकोलॉजिकल स्पीसीज सक्सेशन? It is the process of change in the species structure of an ecological community over time. ठीक है, क्या हुआ कि स्पीसीज जो हैं, एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है। आप अपने घर के सामने देखेंगे किसी जगह पे, तो अगर आप अभी से नोटिस करेंगे तो आज से 10 साल बाद देखना, जो पेड़ आज हैं 10 साल बाद आपको कोई और ही पेड़ नजर आएंगे। तो क्या हुआ? स्पीसीज का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पीसीज चेंज हो जाएंगी, स्पीसीज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में टाइम के साथ। टाइम जो है, मैं तो डेकेड्स मतलब 10 साल हो सकते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस उस जगह पे आएंगी, बहुत कुछ होता है उतने सालों में जो अल्टीमेटली वहाँ पे स्पीसीज के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। Succession may be initiated some of the disturbances such as from a lava flow or a severe landslide, or by some form of disturbances of a community such as from a fire, severe wind through. अब सक्सेशन जो है वो कैसे शुरू हो सकता है? देखिए, सक्सेशन शुरू हो सकता है अगर कई लावा, लावा पता है ना, लावा के आसपास की चट्टानें कैसी होती है, बिल्कुल चट्टानों वाला एरिया होता है। कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है पूरा, वहाँ से क्या हुआ, पूरा पहाड़ ही उतर गया, तो वहाँ पे खाली खाली पेड़ पेड़ नहीं रहेंगे, बाद में पेड़ आएंगे, ठीक है। या फिर बहुत आग लग गई तो उसके बाद भी पेड़ नहीं रहेंगे, बाद में पेड़ आएंगे। तो आग खत्म लग गई, पूरे पेड़ खत्म हो गए, लेकिन फिर से पेड़ आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, पहले छोटे छोटे पेड़ आएंगे, फाइनली बड़े बड़े पेड़ हमको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? सक्सेशन है। देखिए, the community begins with relatively few pioneer plants or animal and develops through increasing complexity until becomes stable or self-perpetuating as a climax community.
कम्युनिटी जो है वो पहले कुछ पाइनियर प्लांट्स के साथ, चाहे उनका नंबर ज़्यादा हो चाहे जो भी हो, कुछ पाइनियर प्लांट्स और एनिमल के साथ शुरू करती है और धीरे 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 कम्युनिटी का कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ता जाता है और फाइनली वो कम्युनिटी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ स्टेबल हो जाती है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है वो कम्युनिटी, और उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या कहते हैं हम उसको? क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री उतना आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपने लिए तैयार किया है। ठीक है, तो आपको ये सब ज़्यादा नहीं जानना है, आप जानिए कैरेक्टर्स क्या हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के। कोई और आवाज़ आ रही हो तो आई एम सॉरी, इनफैक्ट लोगों को समझ भी आता होगा कि पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग किसी का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है कैरेक्टर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन? देयर इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द टोटल मैटर ऑफ कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी है उस पर मैटर पहले कम होगा, धीरे धीरे वो मैटर जो है वो बढ़ता जाएगा। देयर इज टेंडेंसी फॉर इंक्रीज न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन एज स्लो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। देखिए, जैसे जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा मैटर बढ़ता जाएगा, न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा कंजर्व होंगे और नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल भी इंक्रीज होगा। उसके साथ पॉपुलेशन ऑफ डिकम्पोजर्स कंपोनेंट बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो रहे हैं, मैटर ज़्यादा हो रहा है, ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट और मैटर ज़्यादा हो रहा है तो उस मैटर को ख़त्म करने के लिए डिकम्पोजर्स का नंबर भी जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, देखिए कम्युनिटी जो है जैसे जैसे सक्सेशन होता रहता है, कम्युनिटी बिकम्स मोर डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज एंड देयर बैलेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता जाएगा कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज का नंबर आएगा। ठीक है, मतलब एक स्पीसीज के 10 इंडिविजुअल हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक स्पीसीज अलग है, दूसरी कोई और स्पीसीज है, स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग आएंगी और कम्युनिटी में एक बैलेंस बनता है। कम्युनिटी हिटेरोजीनस होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जेनरा से बना होता है। सिंपल फूड चेन जो हैं दे विल बी रिप्लेस्ड बाय कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स ड्यूरिंग सक्सेशन, और फूड वेब जनरली हमको देखने को मिलते हैं, फूड चेन्स नहीं देखने को मिलती हैं। अब ये प्रोसेस ऑफ सक्सेशन आप ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी से हम दोबारा से पढ़ेंगे। For succession, new sites are needed. In India, such new sites are available for colonization. देखिए, सक्सेशन के लिए हमेशा एक नई जगह की ज़रूरत होती है, एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, जहाँ पे दीज इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट बाय फ्लोइंग रिवर एंड रिव्यूलेट्स। छोटी छोटी नदियों से या बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पे आपको क्या दिखाई देता है? सैंड दिखाई देती है, छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे अभी उतना प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है। हम लोग तो जाते हैं घूमने के लिए बीचेस में, लेकिन वहाँ पे और बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं देखने को मिलते अदर देन आपको एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं इनमें क्या होता है? These include deposits of sand, gravel and silt by flowing river. तो एलुवियल डिपॉजिट्स के साइड पे, जहाँ एलुवियल क्या होता है, ये सैंड वैंड को एलुवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं, है ना। तो ये साइड में होंगे, यहाँ पे सक्सेशन हो सकता है। फिर न्यू एस्चुरिन डिपॉजिट, एस्चुरी वो एरिया होता है जहाँ पे आपका नदी समुद्र के साथ मिलती है, वहाँ पे ज़्यादा खारा पानी भी नहीं होता है लेकिन फ्रेश वाटर भी नहीं होता है। समझ गया? सॉरी थोड़ा सा पाउज करने के लिए, यहाँ बहुत ठंडा है, मैंने हीटर चला रखा था और हीटर इतना देर से चला हुआ था कि मुझे खुद को ही उसका स्मेल आने लगा। ठीक है, these are formed by the deposits of sand and silt by estuaries that extend inland from sea coast। देखिए बोल रहे हैं कि न्यू एस्चुरीज जो हैं वो कैसे, एस्चुरीज कैसे बनी हैं? ये बनी हैं जो सैंड का डिपॉजिट हुआ है, सैंड और सिल्ट को डिपॉजिट किया गया है किसके थ्रू? एस्चुरीज के थ्रू। ठीक है, वो एस्चुरीज जो सी कोस्ट से आगे को एक्सटेंड करती हैं। जैसे आपने देखा है ना, समुद्र की जो लहरें होती हैं, एक नदी ऐसा एरिया होगा जहाँ नदी भी है समुद्र भी है, उसको जनरली एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, पर ये समझ लीजिए समुद्र की जो लहरें आगे आती हैं, रेत को आगे तक डाल के जाती हैं, है ना। फिर सैंड ड्यून्स, ये आपके सैंड ड्यून्स देखिए, सैंड ड्यून्स जो हैं वो क्या है, आप देखिए बहुत जगह आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगी, आपको रेगिस्तान में तो देखने को मिलती हैं, उसके अलावा नदियों के किनारे, तो मतलब एक तरह से सेम ही है ये सारा। ठीक है, लावा वाली एरिया पे लैंडस्लाइड हो गया,
लैंडस्लाइड, देखिए दिख रहा है आपको फर्स्ट पिक्चर में, लैंडस्लाइड हो गया। तो लैंडस्लाइड से भी क्या होता है, आधा एरिया यहाँ का निकल जाएगा। अब इस जगह पे फिर से क्या होगा, सक्सेशन होगा। ठीक है, देखिए लैंडस्लिप्स, दीज साइट्स आर फॉर्म बाय लैंडस्लाइड्स एंड आर वेरी गुड साइट्स फॉर सक्सेशन बिकॉज द सॉइल कंटेन ह्यूमस एंड मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल। लैंडस्लिप से क्या होगा, लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड के बाद क्या हो जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, थोड़ा एरिया बन जाएगा, वहां पे सक्सेशन चलेगा, वाटर में जो लैंड होगी उस पर ह्यूमस होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर भी अवेलेबल रहेगा। स्क्रीज क्या होता है, कोल्ड माउंटेन में, ठीक है, कोल्ड माउंटेन में थोड़ा थोड़ा जो जगह होती है, देखिए आपको बी पे दिखाई दे, सेकंड पे दिखाई दे रहा है कि कोल्ड माउंटेन में जो जगह है उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीज। दीज आर फाउंड इन कोल्ड माउंटेन प्लेसेस एंड रेयरली फॉर्म गुड साइट्स। ये बहुत अच्छी साइट्स नहीं होती हैं। इरोजन areas are also bare areas are also produced by erosion and such sites are abundantly available all over India for secondary succession। देखिए ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे दरारें पड़ गई, पूरा अलग अलग हो जाएगा एरिया। अब इस एरिया पे भी क्या चलेगा, सक्सेशन चलेगा। तो ये लिखना नहीं है आपको, समझना है कि सक्सेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। लेकिन जितना भी ये चीज़ें आपने पढ़ी, यहाँ पे आपको सक्सेशन देखने को मिलेगा। वोल्केनिक एक्शन से, फायर से, है ना, ग्लेशियर्स के पिघलने से, सबसे आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको खाली खाली जमीन देखने को मिलेगी और उस खाली जमीन पे बाद में पेड़ पशु जो हैं वो आएंगे, उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे। तो स्टेजेस ऑफ सक्सेशन क्या हुई, जैसे जैसे जितना जल्दी सक्सेशन जो है वो शुरू होता है, पहला स्टेज आता है कोलोनाइजेशन। ये ध्यान से पढ़िएगा। This process involves the invasion of a bare area by the seeds and spores of plants growing in the neighboring communities or from far off places through the agency of wind, water and animals. कोलोनाइजेशन क्या होगा कि एक जगह है, बिल्कुल खाली जगह है, वहां पे खाली है, ना पेड़ हैं ना पौधे हैं, बिल्कुल खाली सुनसान एरिया है। वहां पे कहीं से अपने पड़ोस वाले एरिया से सीड्स जो हैं वो उड़ते हुए आ जाएंगे, या स्पोर्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे, फिर आसपास के एरिया से आएंगे और उस नई जगह पे एक नई कम्युनिटीज जो है वो बना देंगे। ठीक है, या तो आसपास से एरिया से आएंगे या कहीं दूर से भी आ सकते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। तो मतलब सक्सेशन का पहला स्टेप होगा कोलोनाइजेशन, जिसमें क्या होगा कि अगर खाली जगह पे कुछ नहीं है तो आसपास की जगह से डिफरेंट सीड्स आएंगे, स्पोर्ट्स आएंगे। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स बनेंगे, उसके बाद तो कंज्यूमर आएंगे। ठीक, फिर कोलोनाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स होंगे, पहला होगा माइग्रेशन। ठीक है, ये सिर्फ समझना है बच्चा लोग आपको, ताकि आप पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ पाए। एनसीईआरटी से फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। माइग्रेशन में क्या हुआ, देखिए, दिस इज अराइवल ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडी सच एज सीड, स्पोर्स एंड प्रोपग्यूल्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। ये एग्जैक्टली इमिग्रेशन होगा उस बेयर लैंड पे जहां दूसरी जगह से सीड, स्पोर्स और प्रोपग्यूल्स आएंगे। अब ये विंड, वाटर, एनिमल्स के थ्रू अफेक्ट हो सकता है। अब देखिए जो नेचर है बेयर एरिया का, द नेचर ऑफ बेयर एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ प्लांट दैट कैन ग्रो देयर। ठीक है, सीड, स्पोर्स, प्रोपग्यूल्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन उस बेयर एरिया का नेचर कैसा है वो बताएगा कि वहाँ किस तरह के प्लांट जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेयर एरिया इन अ पॉन्ड, the seeds of water plants can germinate. In case the bare area is a desert, the seed of xerophytes will germinate. तो हम समझ गए बेयर एरिया पानी वाला है तो पानी वाले पौधे जर्मिनेट करेंगे, अगर रेगिस्तान वाला बेयर एरिया है तो वहां वैसे ही पौधे लगेंगे। ठीक है, तो मतलब जो खाली जगह है उस खाली जगह की कंडीशन कैसी हैं, वो कंडीशन डिटरमाइन करती हैं कि इनिशियल जो है वेजिटेशन कैसी होगी। फिर होगा एसिसिस या एक्सिस बोल सकते हो तुम। पहले हुआ इमिग्रेशन, फिर हुआ एक्सिस। एक्सिस क्या हुआ, मतलब जो बेयर एरिया पे स्पीशीज आई वो अब वहां पे एस्टेब्लिश हो गई। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इनिशियल प्लांट्स ऑन अ बेयर एरिया। ठीक है, क्या हुआ कि जो भी स्पीसीज जो हैं वो आएंगी वो उस बेयर एरिया पे एस्टेब्लिश्ड हो गई हैं।
ठीक है, दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टू मैच्योरिटी। मतलब सीड्स आए वो जर्मिनेट हो गए, स्पोर्स आए वो जर्मिनेट हो गए, प्रोपोग्यूल अगर आया है तो वो जर्मिनेट हो गया, और जर्मिनेशन के बाद उनसे क्या होगा, नया प्लांट का ग्रोथ होगा और वो प्लांट जो है वो मैच्योर हो गया। मतलब सीड से प्लांट बन गया, उसको हमने एकिसिस कहा। बेयर एरिया पे जब पहली बार सीड आया, सीड ने जो है प्लांट बनाया, तो वो नया प्लांट ने खुद को एस्टेब्लिश किया और उसी प्रोसेस को हमने एकिसिस कहा। ठीक है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर पे, सॉइल फैक्टर मतलब एडिफिक फैक्टर पे और बायोटिक फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, द सक्सेस ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन सम ऑफ द अडेप्टेशन टू विथस्टैंड द अनफेवरेबल कंडीशन विच इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल डोरमेंसी। देखिए, किसी भी जगह पे जो है वो कितना सक्सेसफुल रहेंगे प्लांट, वो डिपेंड करता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन अपने में लाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो क्या, सीड्स जो हैं वो डोर्मेंट हो जाते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकें। तो सक्सेस जो है वो प्लांट की अडेप्टेशन पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है एग्रीगेशन। ठीक है, एक बार इट फॉलोज एकिसिस, दैट इज द स्पीसीज बिकम एस्टेब्लिश इन एरिया, दे फ्लावर फ्रूट एंड प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही स्पीसीज ने खुद को एस्टेब्लिश किया, पहले सीड जो थे वो जर्मिनेट हुए, उन्होंने मैच्योर प्लांट बनाया। अब मैच्योर प्लांट में फ्लावर लगेगा, फ्रूट लगेगा, वो सीड बनाएंगे। अब वो सीड फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, नया नंबर बनाएंगे, तो स्पीसीज का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये जो इंक्रीज हुआ स्पीसीज में, इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, अब आएगा कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या करेगा, देखिए अब नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो गया है, तो कंपटीशन में क्या होता है, स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स ग्रोइंग इन एन एरिया। ठीक है, जो क्या करता है, दैट मेक्स एक्सेसिव डिमांड दैट आर सिमिलर इन नेचर ऑफ ऑन द सॉइल। देखिए, जब स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है बहुत सारी, तो कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रगल यूजुअली सेम काइंड के प्लांट्स में होगी। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकन्स और बिटवीन ट्रीज और बिटवीन श्रब्स और हर्ब्स, बट नेवर बिटवीन अ ट्री एंड अ लाइकन और अ ट्री एंड अ हर्ब। तो आपको स्ट्रगल जो है, कंपटीशन जो है वो किस में देखने को मिलेगा, सेम ट्रीज में देखने को मिलेगा, लाइकन का लाइकन में देखने को मिलेगा, हर्ब्स का हर्ब्स में देखने को मिलेगा, श्रब का श्रब में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्री जो है वो लाइकन के साथ कॉम्पीट कर रहा है, क्योंकि दोनों की ज़रूरतें अलग होंगी, लेकिन दो ट्रीज की ज़रूरतें सेम होंगी तो वो कॉम्पीट करेंगे। अब कॉम्पिटिशन इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है। आप जानते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या है, दो स्पीसीज के बीच में। इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में। अब कॉम्पिटिशन से जो है वो सुपीरियर वन रहेगा और इंफीरियर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया मतलब और स्ट्रांग कम्युनिटी हमारे पास आई, जो आपका वीकर वन था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब रिएक्शन क्या है, दिस इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑन द हैबिटेट। ठीक है, कि प्लांट जो ग्रो कर रहा है, ठीक, वो उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्लांट हैबिटेट कंडीशंस को अल्टर कर सकता है, कैसे, क्योंकि दे ड्रॉ रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन लार्ज अमाउंट एंड रिटर्न मेटाबॉलिक वेस्ट। क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारा रॉ मटेरियल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और बदले में बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट देते हैं। अब वेस्ट जो है वो बहुत नंबर में अकोमुलेट होगा एंड डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल रॉ मटेरियल, दस अल्टरिंग द एनवायरनमेंट। देखिए, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट, देते क्या हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कुछ और लेते हैं, देते कुछ और हैं। अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड किसी एरिया का ज़्यादा होगा, प्लांट वहाँ ग्रो करेंगे, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेंगे तो ऑक्सीजन को देंगे बाहर। तो अब उस एरिया में प्लांट की ग्रोथ की वजह से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो गया। तो यही हुआ कि प्लांट किस तरह से अपने हैबिटेट कंडीशंस को चेंज करेगा, वो रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जो इफेक्ट है प्लांट का एनवायरनमेंट पे, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, अबव ग्राउंड एंड बिलो ग्राउंड। ठीक है, अब ये अबव ग्राउंड जो है वो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो आप भली भांति परिचित हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, और बिलो ग्राउंड भी देखिए, चलिए पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, अबव ग्राउंड क्या होगा, जैसे जैसे एज ट्रीज ग्रो टॉल एंड देयर foliage spread and become dense, which altered the light penetration, which finally result in the death of heliophytes and development of psiophytes। जैसे जैसे बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो और बड़े होते जाएंगे, घने होते जाएंगे,
जितने घने होते जाएंगे लाइट उतना ही कम जो है वो ग्राउंड तक पहुंचेगी। अब क्या होगा, उन बड़े बड़े पेड़ों के नीचे पहले बड़े बड़े पेड़ नहीं थे, तो हेलियोफाइट्स ग्रो करते थे, सन लविंग प्लांट्स। अब वो बड़े बड़े डेंस प्लांट इतने ज्यादा घने हो गए कि लाइट नीचे तक नहीं पहुंच रही है, तो सायोफाइट्स प्लांट जो हैं ग्रो करेंगे। मतलब जो कि थोड़ा कम, उनको भी थोड़ा बहुत लाइट चाहिए होती है, लेकिन वो छाया में ग्रो कर सकते हैं। प्लांट जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। याद रखिएगा, दे इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाय इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। ध्यान रखना है इस बात को कि ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है ट्रांसपिरेशन में इंक्रीज से। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अब वेजिटेशन से टेम्परेचर पे भी अफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, और पेड़ जो है वो हवा का वेलोसिटी को भी रोक सकते हैं। अब खाली एरिया पे क्या होगा, बहुत तेज हवा चली होगी, पेड़ जो हैं वो खुद उस हवा को थोड़ा रोक सकते हैं। तो ये हो गए कुछ चेंजेस एनवायरनमेंट में होंगे पेड़ों के आने की वजह से। अब सॉइल में क्या होता है, सॉइल में रूट बंदी होती है। देयर रूट बाइंड द सॉइल एंड चेक सॉइल इरोजन। उनकी रूट्स जो हैं वो सॉइल के साथ बाइंड करती हैं और सॉइल इरोजन को रोकती हैं। अब roots of tree grows into rock crevices where carbon dioxide released mix with water and form carbonic acid that cause chemical weathering। ठीक है, रूट की जो ट्रीज होती हैं वो कहाँ ग्रो करती हैं, रॉक में ग्रो करती हैं। ठीक है, अब रूट देखिए जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तब तो देगा, क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। जब नहीं दे रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है वो भी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है कहाँ पे, रॉक्स में। ठीक, प्लांट रूट्स होंगी प्लांट की, तो वहाँ जो दरारें पड़ी होती हैं रॉक्स में, है ना, वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड जो है वो रॉक्स की केमिकल वीथरिंग करेगा। केमिकल वीथरिंग का मतलब है कि रॉक्स को कुरेदना, एक तरह से ये समझ लो तुम, रॉक्स चट्टाने जो हैं वो भुरभुरी होने लगेंगी। Dead bodies of plant mix in water and increase organic matter which changes the composition and structure of the soil। अब जो प्लांट वहां पे खत्म हो जाएंगे, कुछ प्लांट जो हैं वो वाटर के साथ मिलते हैं, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट और ऑर्गेनिक। अब डेड बॉडीज है प्लांट की तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल का बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसका कंपोजिशन जो है और स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, द प्लांट ऑल्सो अफेक्ट द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, प्लांट जो है वो सॉइल के वाटर कंटेंट को भी अफेक्ट करते हैं। एज द ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज इन द सॉइल दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे ह्यूमस कंटेंट जो है वो सॉइल में बढ़ेगा, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो बढ़ेंगे। द प्लांट ऑल्सो चेंजेस द रिएक्शन ऑफ द सॉइल दैट इज मेक इट एसिडिक और अल्केलाइन। तो प्लांट जो भी रिलीज करेंगे उसकी वजह से सॉइल जो है वो एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है। प्लांट कैन चेंज द सॉइल टेक्सचर एंड इट्स पोरोसिटी एंड पोर वॉल्यूम। ठीक है, प्लांट जो है वो सॉइल का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, कितना वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है वो चेंज कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो ये बिलो ग्राउंड जो थे वो प्लांट के चेंजेस थे। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि जब एक प्लांट इकट्ठा होने लगते हैं तो वो क्या क्या चेंजेस अपने आसपास कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन जो है वो हुआ जहां कभी भी कोई पेड़ नहीं थे वहां पे पहले पेड़ का आना, कभी भी नहीं थे। ठीक है, वहां पेड़ का आना उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। चलिए ये चीज़ मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ। मैंने उम्मीद की थी कि मैं आपको आज एक ही में कवर करवा दूंगी, लेकिन ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सक्सेशन के दौरान क्या क्या होगा, फिर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में और जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, थैंक यू।